हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लांट एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, जो परिवहन एवं संचार का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, तो उसमें आज जो है ये चैप्टर में जितने बचे हुए टॉपिक हैं इसको मैं कंप्लीट करूँगा। तो आज का जो ये टॉपिक है वो अभी तेल एवं गैस पाइपलाइन का टॉपिक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो स्थल परिवहन का ही हिस्सा माना गया है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले कि पाइपलाइन जो परिवहन का साधन है, इसके द्वारा मुख्य रूप से तरल पदार्थ और गैस वगैरह को एक जगह से दूसरे जगह लाने ले जाने का कार्य किया जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण परिवहन का साधन इसीलिए माना गया है क्योंकि रोडों पर जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को कम करने में और जो उत्पाद हैं उनको लोगों तक पहुंचाने में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। यानी अगर हम सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जैसे कि तेल का कुआं है, वहाँ से तेल जो कच्चा तेल निकलता है, उस तेल को रिफाइनरी तक ले जाने में और रिफाइनरी से जो रिफाइंड ऑयल होगा, यानी रिफाइनरी से निकलने वाले जो तेल होंगे जो यूटिलाइज के लिए यानी उपयोग के लिए लोगों तक मार्केट तक पहुंचाया जाएगा, उसमें पाइपलाइन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके द्वारा जैसे पानी हो गया, कच्चा तेल हो गया, रिफाइनरी से निकलने वाले तेल हो गए, गैस हो गया, ठीक है, इन सब को एक जगह से दूसरे जगह लाया ले जाया जाता है। तो अब जरा कुछ समझने की कोशिश करें कि तेल एवं गैस पाइपलाइन के अंतर्गत गैसों एवं तरल पदार्थों के लिए लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधा प्रदान करती है। दूसरी बात, ऑयल इंडिया लिमिटेड ओ आई एल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन है, जो अन्वेषण, उत्पादन एवं परिवहन का कार्य करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनकी खोज कहाँ पर है, कहाँ जो है वो खनन कार्य होगा, इस प्रकार का उसका अन्वेषण भी करना, ठीक है, परिवहन भी करना, और ये सब जो होता है वो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है। उसके बाद में एशिया की पहली 1157 किलोमीटर देश पाड़िया पाइपलाइन, देश पाड़िया मतलब देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली जो ये पाइपलाइन है, वो असम के नहरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी, जो कि बिहार में है, बरौनी तेल शोधक कारखाने, बिहार में जो है तेल शोधक कारखाने, यानी कहने का मतलब रिफाइनरी लगाया गया, वहाँ तक लाया गया, जिसे बाद में 1966 में कानपुर तक बढ़ा दिया गया। ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो फिर आ जाता है पश्चिम भारत में, आ जाते हैं तो अंकलेश्वर गुजरात में, अंकलेश्वर से कोयली, मुंबई हाई कोयली तथा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, जो एचबीजे के नाम से फेमस है, ये कुछ महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। उसके बाद सलाया से मथुरा, सलाया यानी गुजरात और मथुरा यानी उत्तर प्रदेश, 1256 किलोमीटर पाइपलाइन का भी इसके अंतर्गत निर्माण किया गया है। तो तेल और गैस पाइपलाइन के बाद अब हम आ जाते हैं संचार जाल की तरफ। अगर हम संचार की बात करें तो सामान्य रूप में संचार एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह, यानी संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। अब ये संचार एक साथ जो है वो जो है लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक जो है पहुंच जाता है और कई माध्यमों से पहुंचता है। तो कई माध्यम से पहुंचने के कारण इसे हम संचार जाल का नाम देते हैं। ये प्राचीन काल से लेकर अब तक अपने बदलते हुए रूपों में पाया गया है। तो सबसे पहले संचार के साधन के आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया गया है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है व्यक्तिक संचार साधन। व्यक्तिक संचार साधन का मतलब है इसके अंतर्गत जो है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का, यानी इंडिविजुअल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है संदेश पहुंचाने का कार्य होता है। इसका माध्यम पत्र भी हो सकता है, दूरभाष यानी टेलीफोन, तार, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट इत्यादि इसमें शामिल किया गया है, जो व्यक्तिक संचार साधन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं तो आ जाता है सार्वजनिक संचार साधन। ये इसे मास कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। यानी ये संचार साधन का एक ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत
कोई अगर मैसेज है, कोई अगर न्यूज़ है, तो वो एक साथ हजारों लाखों की संख्या में लोग उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसे हम सार्वजनिक संचार साधन, जिसे कि हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, सिनेमा हो गया, पत्र पत्रिकाएं हो गया, ये सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। क्लियर? सार्वजनिक संचार साधन को संचार साधन का ऐसा रूप है जो एक साथ अधिक से अधिक व्यक्ति जो है इनको इनके द्वारा देखा, सुना या पढ़ा जा सकता है। वही चीज़ को मैं अभी समझा रहा था। ठीक है, चलिए अब इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं रेडियो की तरफ। संचार साधन में हम रेडियो की तरफ आते हैं। तो रेडियो, भारत में सबसे पहले रेडियो क्लब ऑफ मुंबई की स्थापना की गई। ठीक है, सन 1923 में रेडियो क्लब ऑफ मुंबई की स्थापना की गई और इसका प्रारंभ किया गया। कुछ समय देखते ही देखते कुछ समय में यह लोकप्रिय संचार का साधन बन गया, क्योंकि उस समय लोगों के लिए यही बहुत बड़ी चीज़ थी कि आवाज़ को सुनकर ही, जो दूर तक की आवाज़ों को जो है वो सुनकर देश और दुनिया की सारी खबरों के बारे में लोग जानकारी लेते थे। अब ये काफ़ी लोकप्रिय हो गया, लोगों के बीच काफ़ी फेमस हो गया। तो सरकार ने 1930 में सरकार के द्वारा क्या किया गया, इसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत अपने नियंत्रण में ले लिया। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो का नाम तथा 1957 में आकाशवाणी के नाम से जाना गया। 1936 में इसी को किस नाम से जाना गया? ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। और 1957 में जो है इसे आकाशवाणी के नाम से जाना गया। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा टेलीविज़न। क्या आ जाता है? टेलीविज़न। तो चलिए देखते हैं टेलीविज़न के बारे में कि टेलीविज़न जो है 1959 में केबल एनसीआर में टीवी सेवा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो 1959 में जो है वो टीवी सेवा केबल एनसीआर में प्रारंभ की गई थी। क्लियर? 1959 में। इसके बाद 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से मिला दिया गया। जो पहले रेडियो था ना, ऑल इंडिया रेडियो, उससे इनको मिला दिया गया और इसे दूरदर्शन के रूप में पहचान मिली। किसके रूप में पहचान मिली? दूरदर्शन के रूप में इसे जो है वो पहचान मिली। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम उपग्रह संचार की बात करते हैं। तो उस जो सैटेलाइट सिस्टम वगैरह है उनकी बात करते हैं। तो उपग्रह संचार वर्तमान में संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन है और देश दुनिया की सारी खबरें, सारे न्यूज़ जो हम कुछ सुनते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, वो उपग्रह संचार के माध्यम से ही होता है। भारत में उपग्रह प्रणाली को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, सबसे पहला इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसे इनसैट कहते हैं, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसैट। दूसरा जो है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, IRS। तो सबसे पहले इनसैट की जो स्थापना हुई वो 1983 में हुई। IRS उपग्रह प्रणाली मार्च 1988 में IRS-IA रसिया के साथ इनकी स्थापना की गई। भारत का स्वयं का प्रक्षेपण वाहन है PSLV। भारत का जो प्रक्षेपण वाहन है उसका क्या नाम है? PSLV। क्लियर ना? भारत का स्वयं का जो प्रक्षेपण PSLV है उसे कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, उसके बाद में हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग सिस्टम सेंटर है जो आंकड़ों के अधिग्रहण की सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, ये जो है हम कह सकते हैं कि ये हमारा संचार उपग्रह का तथ्य था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो परिवहन और संचार का चैप्टर था, जो कि 10th और 12th दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड करता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है फिर से एक्सप्लेन करेंगे किसी टॉपिक को। तो आज के क्लास में इतना ही। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे कई बार देखने के बाद जो है इनको समझकर आप लिखने की कोशिश कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।